जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, Zn+2 NaOH H2 और प्लेटिनम। तो इस तरफ वाला जो इलेक्ट्रोड है ये आपका क्या है, गैस आयन इलेक्ट्रोड, और इस तरफ का जो इलेक्ट्रोड है ये आपका क्या है, मेटल मेटल आयन। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया। अब इसमें इंपॉर्टेंटली क्या समझना है, आपको ये समझना है कि कहाँ रिडक्शन होगा कहाँ ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताइए कि एनोड रिएक्शन क्या लिखेंगे आप। एनोड रिएक्शन क्या लिखेंगे, यहां पे हो जाएगी Zn से कन्वर्जन हो जाएगा Zn+2 और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। क्या सही लिखा है मैंने? और इसके लिए E0 की वैल्यू आपको दे रखी है Zn प्लस की, डेट इज 0.76 वोल्ट, ये आपको गिवन है। सेम एज अगर अपन कैथोड की बात करें तो कैथोड पे देखो ध्यान से, बेस दे रखा है। तो बेस देने का मतलब ये नहीं कि पानी में से H+ खत्म हो गया, पानी में H+ तो होगा बट डोमिनेशन में क्या है, OH नेगेटिव है। तो H+ कितना होगा, तो H+ निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं एक, आपको शायद सबको पता होगा, KW/OH नेगेटिव। तो KW होता है 10⁻⁻14 और OH नेगेटिव कितना है, 10⁻⁻4। ठीक है, तो हमारे पास H+ कितना आ जाएगा, H+ आ जाएगा 10⁻⁻10 मोलर। ये आपको कितना आ गया, H+ आ गया। तो कैथोड की जो रिएक्शन आप लिखेंगे वो आपकी क्या हो जाएगी, 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं इसने, और आपको क्या बना देना है, H2 बना देना है। इसके लिए अगर आप E0 लिखेंगे H+ H2 का, तो ये आएगा 0 वोल्ट, ये आपको सबको पता होगा। ठीक है, अब अपन ओवरऑल इक्वेशन लिखें तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या बनेगा, ओवरऑल रिएक्शन में आपके पास इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ दो दो हैं, तो आप ये कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो जी ये इलेक्ट्रॉन निपटा दो, ये इलेक्ट्रॉन निपटा दो, आपके पास जो इक्वेशन बचेगी वो बचेगी Zn सॉलिड प्लस 2H पॉजिटिव एक्वस। यहां से आपको क्या मिलेगा, Zn+2 एक्वस, और ये आपका क्या मिल जाएगा, H2 गैस। क्या यहां तक रिएक्शन सबने बनाई, क्या यहां तक रिएक्शन सबने बनाई थी? हाँ लैगिंग कर रहा होगा, क्योंकि आज मैंने आपको पहले ही बोला कि फोन इंटरनेट पे चल रहा है, तो फोन इंटरनेट इतना तेज नहीं आता। आज मेरे यहाँ वाईफाई का प्रॉब्लम चल रहा है, क्या किया जाए यार। आगे बढ़े, इससे आगे आप कर लेंगे या फिर मैं करूं? इससे आगे आप कर लेंगे या मुझे करना पड़ेगा? अगर अगर पाउडर, आपने वो देखा है क्या बोलते हैं, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट जैसा होता है अगर अगर पाउडर, सेमी लिक्विड स्टेट, जेली लाइक स्ट्रक्चर।
तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, log Zn+2 PH2 आपका H2, इसमें वैल्यू पुट करनी है। आपको सारी वैल्यू दे रखी है, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लीजिएगा, आप इतना तो कर सकते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन कितने लोगों ने किया? सेकंड क्वेश्चन कितने लोगों ने किया? सेकंड में लॉग का प्रॉब्लम हो रहा है, ओके। आइए देखते हैं, समझते हैं किस तरीके से। इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, प्लेटिनम है, जिसका प्लेटिनम H2 है जिसका एटीएम प्रेशर आपको 1 दे रखा है, HCl है जिसका pH आपको दे रखा है 6.79, कॉपर +2 है जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है m/10 और कॉपर सॉलिड है। तो इस सवाल को वही सॉल्व कर पाएगा जिसने आयनिक इक्विलिब्रियम अच्छे से पढ़ा होगा। जिसने आयनिक इक्विलिब्रियम ठीक से नहीं पढ़ा वो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, मोनोबेसिक एसिड, अगर आपके पास मोनोबेसिक एसिड है स्ट्रॉन्ग, तो उस समय अगर उसकी कंसंट्रेशन, एसिड की कंसंट्रेशन आपकी 10⁻⁻7 है, H+ कंसंट्रेशन। याद रखना कि मोनोबेसिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड, जिस समय H+ की कंसंट्रेशन यानी HCl की कंसंट्रेशन आपका 10⁻⁻7 है। यहाँ पे H+ मत लिखो, यहाँ पे तुम ऐसे लिख सकते हो, मोनोबेसिक एसिड और कंसंट्रेशन मान लेते हैं HCl की कंसंट्रेशन, ये अगर 10⁻⁻7 होगी तब आपका जो pH आएगा वो pH आता है 6.79, और इसी HCl की कंसंट्रेशन अगर 10⁻⁻8 हो जाती है तो pH आता है आपका 6.97। अगर इसी HCl की कंसंट्रेशन आपकी 10⁻⁻9 से ऊपर बिलो हो जाती है और बिलो, तो उस समय pH आता है आपका 7। तो ये आपको 3 पॉइंट याद रखने थे। अगर आप ये 3 पॉइंट याद रख सकते हैं तो ये आपको आसानी हो जाएगी इसको सॉल्व करने में। तो अब आप मुझे बताइए कि आपको pH कितना दिया हुआ है, 6.79। तो 6.79 अगर आपको pH दिया हुआ है, इसका मतलब HCl की कंसंट्रेशन कितनी होगी? बोलिए, 10⁻⁻7। तो HCl की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या आ गई, 10⁻⁻7। अब क्या सवाल सॉल्व हो जाएगा? गुड, ट्राई करो, हो जाएगा आराम से। लेकिन ये जो 2 पॉइंट मैंने आपको लिखवाए हैं ये जरूर याद रखिएगा, इनको एकदम दिमाग में बिठा लीजिएगा, वरना बाद में भविष्य में दिक्कत हो सकती है आपको। डन, अब तो हो जाएगा ना सबका। चले आगे बढ़े। सॉरी। आइए आज हम नई बात करेंगे, टाइप्स ऑफ गैल्वेनिक सेल। नया टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ गैल्वेनिक सेल।
ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज और पढ़ा दूं, इसी में चैप्टर में पढ़ा देता हूं, जिसको हम बोलते हैं आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कितने लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पता है कि क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसको हम बोलते हैं ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ये आपका होता क्या है? तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हाइड्रोजन को हम क्या मानते हैं? बेस मानते हैं। बेस मानने का मतलब ये है कि हम उसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं? जीरो कर सकते हैं, कंसीडर। ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे? अदर एलिमेंट्स का क्या करेंगे? पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। तो वहां से हमको ये मिलेगा, कुछ ऐसे केमिकल मिलेंगे या एलिमेंट मिलेंगे जिनका पोटेंशियल डिफरेंस आपका मतलब जो होगा वो ज्यादा होगा, और किसी का पोटेंशियल डिफरेंस कम भी होगा। बात समझ में आ रही है? कोई आपका पॉजिटिव होगा, कोई आपका नेगेटिव होगा, कंपेरेटिव आपका कंपेरेटिव आपका हाइड्रोजन। बात समझ में आ गई? तो इसके लिए हम क्या करते हैं? एक अरेंजमेंट बनाते हैं। तो इस अरेंजमेंट में पहले तो आप इसके बारे में लिख लीजिए, फिर हम इसके लिखवा देंगे। Series obtain when elements are arranged in increasing order of their standard reduction potential is known as ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, आ गई बात समझ में? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं किसके बेसिस पे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये जो लाइन मैंने लिखी है, इसको आप अंडर द बॉक्स कर लीजिएगा या अंडरलाइन कर लीजिएगा, हाईलाइटेड कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यानी हम केवल और केवल रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। अब इसमें क्या होता है? सारा कुछ रिलेशन जो होता है वो किसके रेस्पेक्ट में होता है? हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में होता है। सब कुछ किसके रेस्पेक्ट में होगा? हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में होगा। तो मैं छोटा सा एक बना देता हूँ केवल अपने रेफरेंस के लिए। आप लोग अपनी बुक में देख सकते हैं, आपके बुक में अच्छे से बना हुआ होगा, उसमें आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी में। तो यहाँ पे मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, यहाँ पे एसआरपी लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपकी लिख रहा हूँ Li पॉजिटिव की। तो Li पॉजिटिव, इसने इलेक्ट्रॉन गेन करा और Li बना दिया। तो ये आपकी कैसी रिएक्शन हो गई? रिडक्शन रिएक्शन हो गई। इसमें ये Li पॉजिटिव आपका क्या होगा? एक्वस स्टेट में होगा, और Li आपका क्या होगा? सॉलिड स्टेट में होगा। तो इसकी जो एसआरपी की वैल्यू होती है, इलेक्ट्रॉन गेनिंग की जो वैल्यू होती है, वो होती है 3.05 वोल्ट। ये किसके रेस्पेक्ट में? ये हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। बात समझ में आ गई? तो ये आपकी सबसे ज्यादा वैल्यू हो गई किसके लिए? मेटल के लिए। सबसे ज्यादा कह रहा हूं कि सबसे कम वैल्यू हो गई। अगर आप सोचें कि इसका एसआरपी 3.05 है, तो इसका एसओपी कितना होगा? कोई बताएगा मुझे? अगर ये इसका एसआरपी -3.05 है, तो इसका एसओपी कितना होगा? गुड। ऐसे ही आपका क्या आ जाएगा? जिंक आ जाएगा, आयरन आ जाएगा, इस तरीके से और एलिमेंट आ जाएंगे। हम पूरी डिटेल नहीं लिख रहे, मैं केवल आपको रेफरेंस लिखाते हुए जा रहा हूं। उसके बाद जो बेसिक आएगा, जो बीच में हमें लिखना है, डेट इज आपका हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या होगा? 2H+, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे और इसने क्या बना दिया? H2 गैस बना दी। तो ये रेफरेंस प्लेन ले रहे हैं, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल आपका क्या हो जाएगा? 0 वोल्ट हो जाएगा। ये हमने ले लिया इसको। इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो गया? 0 वोल्ट हो गया। अब इसके रेस्पेक्ट में और भी नीचे तो आएंगे, कुछ वैल्यू आपकी स्ट्रांग होंगी, कुछ वैल्यू आपकी वीक भी तो होंगी।
तो यहाँ पे इससे नीचे भी अगर अपन जाएंगे तो क्या बनेगा, देखो इससे नीचे आपका क्या आ जाएगा, आपके कॉपर आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा Cu+2, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और आपका क्या बना देगा, Cu बना देगा। इसके लिए अगर आप पोटेंशियल की बात करेंगे तो ये आएगा +0.34 वोल्ट। सेम एज और नीचे जाइए तो यहाँ पे आपको Ag+ मिल जाएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा, Ag बनाएगा। इसकी वैल्यू भी मैंने आपको लिखवाई हुई है +0.8 वोल्ट। लेकिन सबसे लास्ट में अगर अपन जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, F2 मिलेगा, फ्लोरीन, और ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना देगा, 2F नेगेटिव बना देगा एक्वस आयन। और ये जो है इसको जो पोटेंशियल होगा इसका वो होगा +2.87 वोल्ट। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि सबसे ऊपर आपका क्या है, लिथियम है, और सबसे नीचे आपका क्या है, फ्लोरीन है। और इन दोनों में कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो लिथियम का कौन सा पोटेंशियल ज्यादा होगा, बताइए। ऑक्सीडेशन। तो हम यहाँ पे ये बात कर सकते हैं कि टॉप टू बॉटम अगर मैं जा रहा हूं, टॉप टू बॉटम ध्यान से रखना, ये एरो जो मैंने लगाया है, तो ये टॉप टू बॉटम अगर मैं जा रहा हूं तो यहाँ पे SRP की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। बात समझ में आ गई। यहाँ पे SRP की वैल्यू क्या होगी, SRP ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। और SOP की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बात समझ में आ गई, ठीक है। SOP क्या होगा, डिक्रीज होगा। अच्छा, अब यहां पे याद रखना कि बेटा इसकी SRP की वैल्यू यानी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है, तो इसके अंदर रिड्यूस होने की टेंडेंसी भी क्या होगी, कम होगी या ज्यादा होगी। अगर रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम या ज्यादा। मैंने क्या बताया था कि जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी वो आसानी से रिड्यूस नहीं होगा। सही बताया था मैंने। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है कि उसकी रिडक्शन की वैल्यू की बात करेगा, तो जिसकी रिड्यूसिंग वैल्यू यानी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम, वो आसानी से रिड्यूस नहीं होगा, यानी उसकी रिड्यूसिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कौन सी टेंडेंसी ज्यादा होगी, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। यहां पे लिख सकते हैं ऊपर, हाई टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, और नीचे अगर हम बात करें हाई टेंडेंसी टू रिड्यूस। क्लियर है। नीचे वाले यानी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उनकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की ज्यादा होगी, और इनकी टेंडेंसी, क्योंकि इनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है तो इनकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की कम होगी, यानी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। अब मुझे एक और सवाल यहां से पूछना है कि जिसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, ध्यान से सुनना, जिसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है वो किस टाइप के एजेंट होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। जिनकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है वो किस तरीके के एजेंट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। तो बिल्कुल बहुत सही। तो इनकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की ज्यादा है, इसका मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट, यहां पे लिख देना, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे क्या होंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएंगे। और जिनकी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की ज्यादा है, हाई टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब आप मुझे ये बताइए कि भाई अगर एक्वस फॉर्म में आपका लिथियम और फ्लोरीन दोनों है तो आपका अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन माना जाएगा। एक्वस फॉर्म में आपका लिथियम और फ्लोरीन दोनों है तो आपको कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। आ गई बात समझ में।
सबके समझ में आ गई ये वाली बात? अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? लिथियम हमारा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा एक्वस फॉर्म में। एक्वस फॉर्म में अगर आप देखो ध्यान से, अगर आपने वो पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ लिए, पढ़े होंगे 11th में। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आपने एक चीज पढ़ी होगी कि गैसियस फॉर्म में आपका सीजियम जो होता है वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कौन से फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में। अगर आपने सबने पढ़ा होगा तो गैसियस फॉर्म में इस बारे में जरूर पढ़ा होगा कि आपका लिथियम सीजियम जो होता है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कब? गैसियस फॉर्म में। लेकिन अगर उसी को अगर आप बोलें कि अगर एक्वस फॉर्म में आपसे पूछा जाए कि एक्वस फॉर्म में सीजियम और लिथियम में से कौन ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो याद रखना लिथियम हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है एक्वस फॉर्म में। गजब, समझ में आया? आगे बात समझ में? बोलिए, मुख तो खोलिए। चलो बहुत बढ़िया। ओके, आज वैसे भी बच्चे कम है, आज क्या बात है, आज छुट्टी है क्या कोई? अनिकेत यार, टेबल को याद तो करना ही पड़ेगा आपको। याद नहीं करना पड़ेगा तो कुछ तो चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि कौन ऊपर लाई कर रहा है, कौन नीचे लाई कर रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें, तो मैं फिर आगे बढ़ूंगा इसको कराने के बाद। कोई यार, मेरे को तो ऐसे कोई ट्रिक याद नहीं है, आएगी याद तो मैं बता दूंगा, वरना आप खुद बनाने की कोशिश करिए ट्रिक अगर आपके पास हो। लिख के 12 सरदार का नाम ऐसे कुछ लिखो, ऐसे कुछ है ट्रिक। बताओ इसके बारे में, बताओ कि कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन इन दोनों में से? इन दोनों में से अच्छा ऑक्सीडाइजर कौन सा होगा और क्यों? याद रखना हमसे पूछा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा पहले तो ये बताओ, ये जो दोनों पोटेंशियल दिए हुए हैं ये एसआरपी है या एसओपी है? कैसे पता चलेगा मुझे कि एसओपी है एसआरपी है? देखो यहाँ पे MnO4 नेगेटिव दिया हुआ है, इस Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +7, तो +7 से +2 जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो ये आपको क्या दिया हुआ है?
SRP गिवन है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें Cr2O7 2 नेगेटिव, इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +6, +6 से +3 जा रहा है, तो ये भी आपको क्या दे रखा है, SRP दिया हुआ है। तो दोनों का SRP वैल्यू हमको दिया हुआ है। अब इन दोनों की SRP वैल्यू में से मैक्सिमम किसकी है, MnO4 नेगेटिव की SRP ज्यादा है, ध्यान से देख रहे होगे 1.51 वोल्ट है। तो इसकी अगर SRP ज्यादा होगी तो इनकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की टेंडेंसी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अभी तो लिखवाया ही है कि जिसकी SRP की वैल्यू ज्यादा वो अच्छा ऑक्सीडाइजर हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, MnO4 नेगेटिव। बात समझ में आ गई? अच्छा, ऐसे सवाल अगर एग्जाम में आ जाएंगे तो कर पाओगे? चलो बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ गैल्वेनिक सेल। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास पहला जो टाइप है, फर्स्ट टाइप हमारे पास जो है वो है आपका नॉर्मल गैल्वेनिक सेल। नॉर्मल गैल्वेनिक सेल। तो नॉर्मल गैल्वेनिक सेल में इंपॉर्टेंटली समझें कुछ बातें जो मैं आपको लिखवाते हुए जा रहा हूं, और इनको आप नोट डाउन जरूर करते जाइएगा अपनी कॉपी में। Galvanic cell in which flow of electron या current occurs due to difference in electrode potential, ठीक है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन दिस सेल। ये एक चीज और याद रखना, इन दिस सेल एनोड एंड कैथोड half cell are different element, और इससे फायदा क्या होगा, इससे ई नॉट सेल की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। ये जो कंडीशन मैंने लिखी है ये वाली, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि नॉर्मल गैल्वेनिक सेल का जो मेन मोटिव, मेन मकसद है, मेन पहचान है, वो यही है आपकी कि ई नॉट सेल की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। तो अभी तक हमने जितने ऊपर एग्जाम्पल किए सारे के सारे नॉर्मल गैल्वेनिक सेल के थे। जैसे आपका एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है, सब जानते हैं, Zn+2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Copper+2 कॉपर। तो इसमें आपका ई नॉट सेल की वैल्यू 0 नहीं होती। तो इसमें आपकी ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आती थी, अगर किसी को याद है तो 1.1 वोल्ट आती थी इसकी वैल्यू। अगर आप कॉपी उठा के देखोगे तो आपको मिलेगी कि इसको कितनी मिलती है, 1.1 वोल्ट मिलती है। तो यहाँ पर क्या है, नॉर्मल गैल्वेनिक सेल है। तो इसके बारे में तो हम ऑलरेडी काफी बातें पढ़ चुके हैं। हमें जो पढ़ना है वो मेन क्या पढ़ना है, इससे आगे सेकंड पार्ट इसका, जिसको हम बोलते हैं बेटा कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल, ये आपको क्या हो गया, इंपॉर्टेंट सेल हो गया कंसंट्रेशन सेल। इसमें आप समझें कि क्या होगा, सेल, अरे किस पेन से लिख दिया, इन विच फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या करंट occurs due to difference in concentration of both half cell electrode electrolyte।
और यहां पे एक चीज और है, देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंटली ये वाली लाइन, इन दिस सेल both half cell are of same type as well as of same substance. ठीक है, और यहां पे जो E नॉट सेल की वैल्यू है ये आपकी क्या रहेगी, 0 ऑलवेज। यहां पे E नॉट सेल की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी हमेशा। ठीक है, तो ऐसे सेल कैसे मिलेंगे, किस तरीके से बने हुए होते हैं ये आप देखिएगा। ऐसे सेल के बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो ऐसे सेल में आप देखें ध्यान से, यहां पे आपका क्या होगा, Zn+2, और यहां पे भी मैंने क्या लिखा, Zn+2 Zn। बट फर्क क्या कर दिया कि यहां पे जो कंसंट्रेशन ली है मैंने इसकी, ये ले ली C1 मोलर और ये ले ली कंसंट्रेशन C2 मोलर। आई बात समझ में? मैंने दोनों की कंसंट्रेशन अलग अलग ले ली, बट दोनों इलेक्ट्रोलाइट मैंने क्या ले लिए, सेम ले लिए। तो जब आप इसका ई नॉट सेल निकालेंगे तो कैथोड माइनस एनोड करेंगे, तो इसमें दोनों की जो आपकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो आपकी दोनों की क्या होगी, सेम ही होगी। और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दोनों की सेम होगी तो आपका एक का साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा ना, समझ रहे हो? तो आप इसको क्या करेंगे, जब आप सॉल्व करेंगे तो ये नेट वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, है ना। सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इसकी जो ई नॉट सेल की वैल्यू आपके पास आएगी ये आपकी क्या होगी, 0 हो जाएगी। आगे बात समझ? क्लियर है? देख लो, सुन लो, लिख लो, और फिर मैं आपको कहीं डाउट हो तो मेरे से पूछ लो। सेकंड में ये कह रहा है कि आप क्या करोगे कि जो आपके इलेक्ट्रोलाइट है और सेल है वो आपका एक ही एलिमेंट का बना होगा, तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा ई नॉट सेल, ये आपका क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों? क्योंकि यही आपका एनोड है, यही आपका कैथोड है। देख रहे हो, ये आपका एनोड भी सेम है, कैथोड भी सेम है। तो इसके लिए ई नॉट सेल की वैल्यू दोनों के लिए, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दोनों के लिए क्या होगी, सेम होगी। और उसको अगर आप सॉल्व करोगे, ई नॉट सेल निकालोगे, तो ये भी वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी। अगर अभी समझ में नहीं आ रहा तो अभी हम एक आध क्वेश्चन करेंगे तो उससे समझ में आ जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है किसी को इसमें। ठीक है, आइए अगला पॉइंट लिखते हैं। अगली हेडिंग डाल दीजिए, कंसंट्रेशन सेल। देखो मैंने बोला भाई कंसंट्रेशन सेल वही बनेगा जिसका ई नॉट सेल 0 हो। ई नॉट सेल आप कब 0 कर सकते हो, आपके पास कोई ऐसी पावर है कि ई नॉट सेल 0 कर पाओ? तो उस पावर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस पावर के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा कि भाई जो इलेक्ट्रो, जो आपका एनोड बना है जिसका,
उसी का आप क्या बना दो, कैथोड बना दो। तो दोनों के लिए आपको क्या हो जाएगा, दोनों के लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो सेम हो जाएगा, और सेम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में ई नॉट सेल निकालोगे तो आपका क्या आएगा, 0 आएगा। आ गई बात समझ। तो कंसंट्रेशन सेल की बात कर रहे हैं तो दो टाइप के हमारे पास कंसंट्रेशन सेल भी होंगे। पहला आपका कंसंट्रेशन सेल है इलेक्ट्रोलिटिक या इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल है, इसका मतलब ये है कि यहां पे आपका इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, सेम होगा। इलेक्ट्रोलाइट आपका सेम होगा, लेकिन जो कंसंट्रेशन होगी वो आपकी अलग अलग होगी दोनों इलेक्ट्रोलाइट की। क्योंकि अगर आपने सेम कंसंट्रेशन कर दी तो आपको क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना सेम कंसंट्रेशन पे, तो वो आपका सेल वर्क ही नहीं करेगा। तो यहां पे याद रखना, यहां पे जो इंपॉर्टेंटली समझना है वो है आपका इलेक्ट्रोलाइट आर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन। आगे बात समझ में। अब यहां पे आप देखें एग्जांपल के तौर पे, हो सकता है आज कितने लोगों को समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे कुछ भी, कोई ऐसा है जिसे आज कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो ये आपको एक सेल दे दिया, तो आप एक चीज देख पा रहे होगे कि इधर भी Zn है, इधर भी Zn है। तो इसके लिए आपकी ई नॉट की वैल्यू हमें मान लेते हैं, ई नॉट Zn+2 की वैल्यू जो हमें दे रखी है, आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 0.76। ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो इसकी रिडक्शन वैल्यू लिखूंगा तो क्या आएगा, ई नॉट Zn+2 Zn, ये लिखूंगा तो कितना आएगा, -0.76। ठीक है। अच्छा, यहां पे इसकी जो कंसंट्रेशन आपको दे रखी है वो C1 मोलर है, और इसकी कंसंट्रेशन जो आपको दे रखी है वो दे रखी है C2 मोलर दे रखी है। ठीक। अब मुझे ये बताइए कि ई नॉट सेल कितना आएगा इसके लिए। इसके लिए ई नॉट सेल कितना आएगा, सबने निकाल दिया क्या? केवल 3 तो आंसर आए मेरे पास। चलो कोई बात नहीं, जिन्हें समझ आ रहा है वो तो आंसर दे ही रहे हैं, जिन्हें नहीं आ रहा वो कुछ भी नहीं बोल रहे। तो यहाँ पे ई नॉट सेल अगर आप निकालोगे तो ई नॉट सेल आपको क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है। अब चलिए एनोड कैथोड रिएक्शन लिखते हैं ताकि हम आगे भी समझ पाए। अब इससे क्या सवाल बनता है ये भी मैं आपको बता ही दूंगा चलते चलते। एनोड रिएक्शन अगर आप लिखोगे तो ये आपका बनेगा Zn सॉलिड, और यहां से आपका क्या आ जाएगा, Zn+2 एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड रिएक्शन अगर आप लिखोगे तो ये आपका आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Zn+2 एक्वस, यहां से आपका क्या बन जाएगा, Zn सॉलिड। ठीक है, गलत तो नहीं लिखा? अब इसको अगर आप कंप्लीट करोगे तो क्या क्या वैल्यू आप कट करोगे, बताओ ओवरऑल रिएक्शन क्या लिखोगे? ओवरऑल रिएक्शन क्या लिखोगे, कुछ आएगा ओवरऑल रिएक्शन में? सब कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो गलतियां है ना, ये जो सब करते हैं वो आप सुनो। देखो हमने Zn सॉलिड तो काट देना है, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी काट देंगे, चलो
लेकिन आप ये Zn+2 कैंसिल आउट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो आपकी C2 है और इसकी कंसंट्रेशन आपकी क्या है, C1 है। अगर दोनों साइड की कंसंट्रेशन सेम होती तो हम काट देते, फिर तो हमारे पास कोई सेल बनता ही नहीं। बट अभी क्या है, कंसंट्रेशन आपकी अलग अलग है, तो हम इनको कैंसिल आउट नहीं कर सकते। हम फाइनल रिएक्शन लिखेंगे Zn+2 एक्वस। ये कौन सी वाली है? ये आपकी कैथोड वाली। और इस तरफ आपका क्या आ जाएगा, Zn+2 एक्वस। ये कौन सी वाली है? एनोड वाली। ठीक है। और यहां पे n की वैल्यू अगर आपसे पूछूं तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 2। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ओके, चलिए अब निकालते हैं ई सेल। ई सेल कैसे निकलेगा? ई सेल आपको पता ही है निकालने का तरीका। ई सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग। अब प्रोडक्ट साइड में क्या है? एनोड आयन, एनोड इलेक्ट्रोलाइट। और रिएक्टेंट साइड में क्या है? कैथोड इलेक्ट्रोलाइट। सही है। वैल्यू पुट करिए सबकी, तो ये आ जाएगा 0 माइनस 0.03 लॉग। क्या बनेगा? इसकी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है? C1। इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? C2। ई सेल। इतना आप कर लेंगे। ओके। और इसका जनरल जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखूं तो जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n लॉग एनोड आयन डिवाइडेड बाय कैथोड आयन। ये आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा इसका। हाँ बेटा, तो आप 0.025 लिख लो, मैं तो 0.03 लिख देता हूं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? जनरल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। आ गई बात समझ? आइए अब एक सवाल करते हैं यहाँ पे, ताकि हमारा जो डाउट है और क्लियर हो जाए। above cell will work when, आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है C1 ग्रेटर देन C2, बी ऑप्शन है C1 इज इक्वल टू C2, सी ऑप्शन है C1 लेस देन C2, या डी ऑप्शन है C एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो इनमें से आप बताइए कि क्या करेक्ट आंसर होगा। ये जो आपको ऊपर सेल दिया हुआ है, ये कब काम करना शुरू करेगा? इन चार कंडीशन में से कौन सी कंडीशन फॉलो करेगा?
बेटा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, वो ये कह रहा है कि जो हमने सेल डिस्कस किया था अभी, कंसंट्रेशन सेल, जिसके लिए हमने ये वैल्यू निकाली है, ई सेल इज इक्वल टू 0 - 0.03 log C1 अपॉन C2। ये सेल कब वर्किंग होगा, कब काम करना स्टार्ट करेगा? चार कंडीशंस आपको दे रखी हैं, इन चार कंडीशन में से करेक्ट कंडीशन आपको बतानी है। अब आया समझ में? तो देखो, कोई भी सेल वर्क कब करता है, जब आपके पास ई सेल की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। कोई भी सेल काम कब करेगा, जब आपके पास ई सेल की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। तो ई सेल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब आएगी? देखो, देखो ध्यान से। अगर हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है, ध्यान से देखना, ई सेल इज इक्वल टू है -0.03 log C1 अपॉन C2। तो ये ग्रेटर देन 0 तभी बनेगी जब C2 की वैल्यू बड़ी हो किससे, C1 की वैल्यू से। यही तो बात है। तो ये आप वर्किंग तभी होगा जब आपका C1 छोटा हो जाए किससे, C2 से। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। आ गया समझ में? चलो ये हो गया, एक सवाल करते हैं, फिर उसके बाद नए टाइप का इलेक्ट्रोड करेंगे। कैलकुलेट ई सेल ऑफ द सेल, क्या दिया हुआ है, प्लेटिनम H2 NaOH एक्वस H2SO4 एक्वस प्लेटिनम H2। और केवल आपको यही डेटा गिवन है, 0.1 मोलर इसका और 0.05 मोलर इसका, और कुछ गिवन ही नहीं है आपको। आपको बताना है कि करेक्ट आंसर मतलब ई सेल की वैल्यू क्या होगी। और मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपको इनका प्रेशर ना दिया हो तो इसका मतलब क्या है कि क्या लोगे। अगर इनका प्रेशर गिवन नहीं है तो कितना प्रेशर लेते थे? गुड, बहुत बढ़िया। लगाइए आंसर, लगाइए जल्दी से आंसर निकालिए। और बेस है, एक तरफ एसिड है, तो मैंने आपको क्या बताया कि H+ निकालना है आपको केवल। तो H+ निकालने का तरीका आपको सबको पता है। H+ अगर आपने निकाल लिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
वाह सुरुचि, ये वाला सवाल हमको अच्छा लगा। ई नॉट सेल भी नहीं है। तुमको लगता है कि हाइड्रोजन के लिए ई नॉट सेल की वैल्यू तुमको देगा वो एग्जाम में? और वैसे भी ये कंसंट्रेशन सेल है तो इसके लिए ई नॉट सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो ई नॉट सेल की वैल्यू कंसंट्रेशन सेल के लिए तो वैसे ही जीरो होती है। चलो करते हैं सॉल्व, किसी का आंसर ही नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें, आधे लोगों का तो आंसर ही गलत आ जाएगा फिर। कितने लोग ट्राई कर रहे हैं इस सवाल को? ओके चलो रुकते हैं, थोड़ी देर और रुक जाते हैं। माइनस में आ रहा है क्या पोटेंशियल? चलिए इसको पहले मैं बड़ा तरीका बताता हूँ, फिर छोटा तरीका इससे रिलेटेड भी बता दूंगा। फटाफट से देखें आप। मैंने कहा ना कि आप H प्लस कंसंट्रेशन निकालिए, दोनों से अगर आपने H प्लस कंसंट्रेशन निकाली तो काम हो जाएगा आपका। H प्लस इसकी निकालेंगे तो ये कितनी आएगी इसकी H प्लस कंसंट्रेशन? तो ये आएगी 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻1, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻13। ये आएगी NaOH से H प्लस कंसंट्रेशन। अच्छा यहां से H प्लस कंसंट्रेशन कैसे आएगी? यहां से H प्लस कंसंट्रेशन आने के लिए आपको 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 करना पड़ेगा, 0.05। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.01, सॉरी 0.1, तो यानी 10⁻⁻1 ये आ जाएगा। आगे बात समझ? जीरो पॉइंट वन आ गया ना। अब क्या करना है, अब फॉर्मूला लगाना है क्या ई सेल का। ई सेल इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग। अब यहां पे याद रखना इक्वेशन, अगर आप लोग नहीं इतना कर पाएंगे तो इक्वेशन लिखिए। इक्वेशन अगर आप इसकी लिखेंगे, एनोड की रिएक्शन लिखेंगे तो एनोड की रिएक्शन में आपका क्या बनेगा, H2 कन्वर्ट होगा आपका 2H प्लस में, ठीक है। और कैथोड रिएक्शन अगर आप लिखेंगे तो आपकी क्या बनेगी, कैथोड रिएक्शन 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां से आपका क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। तो H2 क्योंकि प्रेशर इक्वल है, दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या बचेगा, 2H प्लस गिव्स 2H प्लस। इस तरीके से आ रही बात समझ में? तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट नहीं करेंगे कि यहाँ से भी 2 काट दिया, यहाँ से भी 2 काट दिया। इसको आप कोई भी टच नहीं करेंगे, जैसा लिखा है वैसे ही लिखा रहने दीजिएगा। और इसको यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एनोड की कंसंट्रेशन। तो एनोड की कंसंट्रेशन क्या है, H प्लस का स्क्वायर माइनस कैथोड की कंसंट्रेशन, तो H प्लस का स्क्वायर कैथोड वाला। ओके, तो ये आपका कैथोड वाला है, ये एनोड वाला है। वैल्यू पुट कर दीजिए तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 0.059। आप स्क्वायर को कॉमन लेके बाहर लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2, अंदर आपका बचेगा लॉग 10 टू दी पावर कितना, -13 डिवाइडेड बाय 10 टू दी पावर -1,
ठीक है, ये आ जाएगा 10⁻⁻12। सॉल्व करके हमारे पास बचेगा -0.059 इंटू, ये आप 12 आता करीब करीब आपका इसका जो आंसर आएगा 0.7 आ जाएगा बोर्ड। ये आ गया, इतनी बात समझ में आ गई। और इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला लिखना चाहें तो शॉर्टकट फॉर्मूला लिख लीजिए। जब भी आपको ऐसा कंसंट्रेशन सेल हाइड्रोजन के लिए दिया हो और आपको एटीएम प्रेशर इक्वल दिया हो या एटीएम प्रेशर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो, तब आप क्या लगाएंगे फॉर्मूला, तब आप फॉर्मूला लगाएंगे ई सेल इज इक्वल टू 0.059 pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड। तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड। क्या बात समझ में आई? ठीक है, चलो एक और सवाल जो होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूं उसको आप ट्राई करिएगा। इसमें देखो आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत अच्छे से, पहले एक सवाल मैं यहां करा दे रहा हूं फिर एक होमवर्क के लिए दूंगा। इसमें आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत अच्छे से यूज होने वाले हैं, इसीलिए इनको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो काम हो जाएगा आपका। सवाल आपको क्या दे रखा है, लिखो कैलकुलेट ई सेल। तो आपको ई सेल कैलकुलेट करना है किसके लिए, देखो प्लेटिनम H2 CH3COOH एक्वस, और यहां पे आपको दिया हुआ है NH4OH। अरे उल्टा लिख दिया मैंने, यहां लिखिए NH4OH एक्वस, और इस तरफ आप लिखिए CH3COOH एक्वस प्लेटिनम H2, ये दिया हुआ है। और दोनों के लिए एक इंपॉर्टेंट जो खबर है वो ये है कि भाई इसकी जो कंसंट्रेशन है वो आपको दे रखी है, कंसंट्रेशन हमें इसकी दे रखी है C इज इक्वल टू 10⁻³ मोलर, और अल्फा की वैल्यू हमको दे रखी है 50%। इसके लिए कंसंट्रेशन आपको दे रखी है 10⁻³ मोलर, और अल्फा की वैल्यू दे रखी है 50%। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए। ध्यान से करिएगा सॉल्व।
आ गया आंसर, आ गया इसका? कितने लोग ट्राई कर रहे हैं अभी तक? चलिए सॉल्व करते हैं कि इसका आंसर प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये भी देखते हैं। यहां से आप अगर OH नेगेटिव कंसंट्रेशन निकालेंगे तो ये होगा C अल्फा, यहां से H प्लस कंसंट्रेशन निकालेंगे तो ये भी आपका क्या होगा, C अल्फा होगा। ये आपको सबको पता होगा इस बारे में, ये भी C अल्फा होगा, ये भी C अल्फा होगा। तो अब आप निकालिए कि इसकी वैल्यू OH नेगेटिव की वैल्यू कितनी आ रही है। इसकी वैल्यू आएगी 50% अल्फा यानी 1/2, और ये आपको क्या होगा 10⁻³ यहाँ पे भी अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये आपका H प्लस कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1/2 इंटू C, ये हो गया 10⁻³ क्योंकि हमें दोनों तरफ H प्लस कंसंट्रेशन चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ से H प्लस कंसंट्रेशन निकाल पाएंगे आसानी से। तो H प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁻14 डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू 10⁻³ यही होगा। तो ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 10⁻11, ये आपका ये आ जाएगा क्या, H प्लस कंसंट्रेशन -11। और यहां से अगर आप H प्लस कंसंट्रेशन निकालेंगे तो ये तो हमें पता ही है 1/2 इंटू 10⁻³ है। यहां तक किसी को कोई भी समस्या है तो बता दीजिए अभी भी। कोई समस्या? अच्छा, आप चाहे तो यहां से पीएच निकाल के वैल्यू में पुट कर सकते हैं, या पीएच निकालने का मन नहीं है तो आप डायरेक्टली वैसे पुट कर सकते हैं। तो मैं आपको पीएच बता देता हूँ, पीएच हो जाएगा माइनस लॉग H प्लस, तो इसके लिए पीएच अगर निकालेंगे तो माइनस लॉग 2 इंटू 10⁻11 बनेगा। और यहाँ पे अगर आप पीएच निकालेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, माइनस लॉग 1/2 इंटू 10⁻³ बनेगा। ठीक है, अच्छा इनको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 11 माइनस 0.3, और यहाँ पे आपका पीएच क्या बनेगा, यहाँ पे पीएच क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा 3 माइनस, ये आ जाएगा आपका क्या है माइनस लॉग 1/2 बनेगा ना, माइनस लॉग 1/2, और माइनस लॉग 1/2 की वैल्यू है प्लस 0.3। ठीक है, अब क्या करना है, आपको फॉर्मूला रखना है ई सेल। ई सेल इज इक्वल टू होता है 0.059 पीएच। ये किसका है पीएच, ये है आपका एनोड का, ये किसका पीएच है, ये आपका है कैथोड का। तो फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था, पीएच ऑफ एनोड माइनस पीएच ऑफ कैथोड, ये लिखवाया है, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 0.059, ये आपका कितना आ जाएगा 11 माइनस 0.03 माइनस 3 माइनस 0.03, 0. अरे यार 0.3 है ना ये। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व करके आपके पास जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा करेक्ट। तो ये आपका क्या बन जाएगा, 11 में से 3 गए 8, 8 में से ही ये आपका कितना बचा है 0.6, इसको आप माइनस कर दीजिए, कितना आ रहा है, कोई बताएगा मेरे को सॉल्व करके कितना आ रहा है ये, कैलकुलेटर बाबू?
0.4366 वोल्ट। तो ये आपका ई सेल आ गया समझ में नहीं आया पहले तो ये बताओ सवाल। अब होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन लिख लो। कैलकुलेट ई सेल ये आपको दिया हुआ है और इसमें डेटा क्या है, इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1 मोलर, इसकी कंसंट्रेशन भी दे रखी है 0.1 मोलर, इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1 मोलर, और क्या दे रखा है, Ka दे रखा है ऑफ किसका, CH3COOH 10⁻⁻⁵। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। बाकी आपको फाइंड आउट क्या करना है, ई सेल फाइंड आउट करना है। ओके तो आज के लिए इतना ही करेंगे। बाकी ये होमवर्क का ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिए होमवर्क का क्वेश्चन क्या है, और इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे आप लिख लीजिए, जो भी आप करना चाहें। ठीक है, बाकी मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में फ्राइडे को इन सबको। ठीक है, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।